हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे अपना 12th क्लास बीएसटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हम 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय फैटिग स्टडी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। आप थकान अध्ययन से क्या समझते हैं और इसके उद्देश्य बताइए। ए पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड इफ ही वर्क्स विदाउट रेस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अरे एक आदमी लंबे समय तक काम करता रहे बिना रेस्ट के या बिना रुके हुए तो वो थक जाता है। इन सच ए केस ही विल नॉट बी एबल टू वर्क विद फुल कैपेसिटी। अगर एक आदमी लगातार काम करता है तो वो पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इफ ही इज अलाउड रेस्ट इंटरवल्स विल रिगेन स्टेमिना एंड स्टार्ट वर्किंग विद द सेम कैपेसिटी। अगर हम ये चाहते हैं कि वो आदमी को हम थोड़ा सा रेस्ट दे दें तो वो अपनी पूरी क्षमता वापस कैपेसिटी आ जाती है और वो पूरी क्षमता के साथ दोबारा काम कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं फैटिग स्टडी। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर हम एक मजदूर से या अपने किसी एम्प्लॉय से लगातार काम करवाएंगे तो वो इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम उसको बीच बीच में इंटरवल देते रहें तो वो अच्छी तरह से रिकवरी कर लेगा और बढ़िया उसकी स्टेमिना हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी को वो दोबारा गेन कर लेगा। तो इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, फैटिग स्टडी कहते हैं। हमारा प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा। The object of fatigue study is to determine the amount and frequency of rest intervals in the completing a task। तो फैटिग स्टडी का मतलब ये होता है कि हम अपने लेबर को या अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी बार और कितने मिनट के ब्रेक देंगे, इसको अपन कहते हैं फैटिग स्टडी। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत बताइए। तो प्रबंध के सिद्धांत में सबसे पहले हमारा जो प्रबंध का पहला सिद्धांत होता है वो होता है यूनिवर्सल ऑफ प्रिंसिपल। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वो हर जगह लागू होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अडॉप्टेड बाय द होल ऑफ द वर्ल्ड सो इट इज यूनिवर्सल। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो सारे के सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में लागू होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। नेक्स्ट, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है बदलते रहना। जैसे हमारा एनवायरनमेंट क्लाइमेट बदलता रहता है, वैसे ही डायनेमिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डायनेमिक। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो बदलते रहते हैं, वो हमेशा हर एक सिचुएशन में एक जैसे नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। हम अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम सो इट इज फ्लेक्सिबल। प्रबंध के सिद्धांत कैसे होने चाहिए? प्रबंध के सिद्धांत लचीले होने चाहिए, जिसमें हम अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ समय के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकें। रिलेटिव प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो बहुत कुछ हद तक सही तो होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल कहें कि एक्यूरेट वही हो जाए तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। कॉजेज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप, कारण और परिणाम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय कॉजेज एंड इफेक्ट। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उसके पीछे कोई ना कोई रिजल्ट भी होता है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें ये पहले देख लेना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं और इसका क्या परिणाम होगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13, राइट द डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है समय। समय अध्ययन में हमें ये पढ़ना है कि हमें काम करने में कितना समय लग जाएगा, और मोशन स्टडी को हम कह सकते हैं फोर्स, यानी कि ताकत या फिर लेबर। हमें काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए, उसको अपन कहते हैं मोशन स्टडी। तो दोनों में हम डिफरेंस करते हैं। अंडर टाइम स्टडी, टाइम स्टडी में इट इज स्टडीड व्हाट टाइम ए लेबर टेक टू परफॉर्म हिज वर्क। टाइम स्टडी में हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि लेबर या हमारे एम्प्लॉयज़ को काम करने में कितना समय लग जाएगा। जबकि मोशन स्टडी में द पर्पस ऑफ मोशन स्टडी इज टू अवॉइड वेस्टफुल मोशन एंड वर्किंग। मोशन स्टडी में हम अपने वर्करों से इस प्रकार से काम करवाएंगे कि हमें उनकी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है, ना ही हमें उनका समय बर्बाद करना है। सेकंड नंबर पॉइंट, टाइम स्टडी इज डन फर्स्ट। पहले समय का अनुमान लगाया जाता है, उसके बाद मोशन स्टडी इज डन आफ्टर टाइम स्टडी। जो मोशन स्टडी आती है वो टाइम स्टडी के बाद आती है। हम कह सकते हैं कि टाइम स्टडी हमारा पहला स्टेप होता है और जो मोशन स्टडी होता है वो हमारा दूसरा स्टेप होता है। Here the appendix used is to stopwatch to make a record। टाइम स्टडी में अगर हम काम करते हैं तो फिर हम कोई इक्विपमेंट अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम
स्टॉप वॉच के जरिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर कहीं पे भी हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर हम नज़र वगैरह रखनी है तो हम कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्विपमेंट क्या होगा, स्टॉप वॉच, और यहाँ पर हमारा इक्विपमेंट क्या होगा, कैमरा। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है इट इज इंटेंडेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। टाइम स्टडी का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि हमारे कितने लेबर काम करने में कितनी टाइमिंग लगाते हैं, हमारा कौन सा वर्कर कम स्पीड से काम करता है और हमारा कौन सा वर्कर ज़्यादा स्पीड से काम करता है। जबकि मोशन स्टडी में इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ लेबर। मोशन स्टडी में हम क्या करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि हमारे जो लेबर वगैरह हैं उनका मूवमेंट कम से कम हो, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करें और वो फालतू के काम वगैरह ना कर पाए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द एम्प्लॉयज अगेंस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट। सॉरी व्हाट नहीं, वाई है, वाई आर एम्प्लॉयज अगेंस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रबंध के काम को वैज्ञानिक तरीके से किया गया लेकिन इसका मजदूरों ने विरोध किया। तो मजदूरों ने काम के वैज्ञानिक जो प्रबंध होता है उसका विरोध क्यों किया, क्वेश्चन ये है। पहला पॉइंट हमारा इंक्रीज ऑफ लेबर वर्क। जब काम को नए तरीके से किया जाने लग गया, साइंटिफिक तरीके से, तो इससे हमारे जो लेबर है ना उनका काम और बढ़ गया था। द इंक्रीज लेबर वर्क लोड क्रिएट्स बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ लेबर। जब लेबरों से हम ज़्यादा काम करवाने लगे तो लेबरों का जो स्वास्थ्य है, हमारे जो मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। इसलिए मजदूरों ने वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिक्ट कंट्रोल। जब हम काम को नए तरीके से करते थे, साइंटिफिक तरीके से, तो मजदूरों पे थोड़ा सा सख्ती ज़्यादा या फिर उनको ज़्यादा कंट्रोल किया गया। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज़ टू बी ऑब्जर्व द लेबर्स आर कीप्ड अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल विच दे डू नॉट लाइक। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट जब काम को वैज्ञानिक तरीके से किया जाने लगा तो हमने ये पाया कि लेबर आर कीप्ड अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। लेबरों से बहुत सख्ती से काम लिया जाने लगा और उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती से नियंत्रण रखा गया। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मजदूरों में डर हो गया या फिर मजदूरों में ये भय बन गया कि जब हम काम को वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो सारा काम किससे होगा, मशीनों से होगा। और जब सारा काम मशीनों से होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को फैक्ट्री या फिर कंपनी से निकालना शुरू कर दिया जाएगा। तो मजदूरों में ये एक डर बन गया कि अगर काम मशीनों से किया जाएगा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए भी मजदूरों ने काम के वैज्ञानिक तरीके का विरोध किया। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स। जब काम को वैज्ञानिक तरीके से किया जाने लगा तो लेबरों का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया गया। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इमेजेस ऑफ लेबर आर नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू देयर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। जब काम को हम नए तरीके से करते थे, वैज्ञानिक तरीके से, तो हम जिस हिसाब से लेबरों से काम लेते थे उस हिसाब से हमने लेबर लोगों का इंक्रीमेंट या फिर जो सैलरी होती है, जो मजदूरी होती है, वो उस रेशियो में नहीं बढ़ाई जिस रेशियो में हमने उनका काम बढ़ा दिया। इसलिए लेबरों ने साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तरीके का विरोध किया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्यूल एंड टेलर। हमारे इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स के दो फेमस जो ऑथर्स हैं, एक फ्यूल है हेनरी फ्यूल और एक एफ.डब्ल्यू. टेलर है। तो हमें इन दोनों के विचारों में क्या असमानता थी वो पढ़ना है, क्या डिफरेंस था। हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हेनरी फ्यूल थे उनको प्रबंध का जनक यानी कि राजा कहा जाता था। तो इन्होंने सामान्य जो सिद्धांत थे उस पर जोर दिया था, प्रशासन पे जोर दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। जबकि जो फ्यूल थे टेलर ने काम को वैज्ञानिक तरीके से काम को करने पर जोर दिया था। जो हमारे फ्यूल थे इट इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये प्रबंध के एक्सपर्ट थे, काम करते समय प्रबंध कैसे करना है। तो हेनरी फ्यूल इस चीज़ के एक्सपर्ट थे, जबकि हमारे जो टेलर थे वो फैक्ट्री के एक्सपर्ट थे, फैक्ट्री में काम कैसे किया जाना चाहिए, ये टेलर इस चीज़ के एक्सपर्ट थे। हेनरी फ्यूल के जो प्रबंध के सिद्धांत थे वो फिक्स थे, उनको हम बदल नहीं सकते, उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जबकि टेलर के जो प्रबंध के सिद्धांत थे वो काफ़ी लचीले थे, उनको सिचुएशन या परिस्थिति के हिसाब से या सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हम बदल सकते हैं। इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी फ्यूल ने इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने टोटली प्रशासन को
या प्रशासन पर ज़्यादा जोर दिया, उसको हमें प्रशासन जो होता है, कंट्रोल जो होता है, उसको हमें ज़्यादा अच्छे से अच्छा करना है। जबकि जो टेलर है उन्होंने इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया कि हमें माल ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। हेनरी फ्यूल के जो प्रबंध के सिद्धांत थे वो एप्लीकेबल यूनिवर्सली, वो सब जगह लागू होते हैं। जबकि हेनरी फ्यूल के बाद जो टेलर है, टेलर के जो प्रबंध के सिद्धांत है वो हर सिचुएशन में लागू नहीं होते। ये खास या विशिष्ट जो सिचुएशन या परिस्थिति होती है उसी सिचुएशन में ये लागू होते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत यानी कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, उसमें से अपन को कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। कार्य करते समय उसको हमें बांट देना चाहिए। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, हमारा जो काम है उसको हमें छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए। ईच परफॉर्म्ड बाय ए स्पेशलिस्ट और ट्रेन्ड एम्प्लॉयज, हर एक काम को हमें स्पेशलिस्ट या फिर ट्रेन्ड एम्प्लॉयज से करवाना चाहिए ताकि काम जल्दी हो जाए, स्पीड से हो जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। नेक्स्ट है हमारा ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और कर्तव्य यानी कि जवाबदारी। An individual to whom authority is given to exercise power must also be prepared to bear responsibility to perform the work. अगर हम किसी आदमी को कोई काम देते हैं तो ये काम करने की उसकी हो गई जवाबदारी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर हम किसी आदमी को कोई काम देते हैं तो हमें उसको कुछ अधिकार यानी कि पावर भी देनी होगी, जिसको हम कहते हैं ऑथोरिटी। तो अगर हम क्लास में जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर से अगर हमें कोई काम करवाना है या हमें मॉनिटर को कुछ जवाबदारी देनी है तो हमें मॉनिटर को कुछ पावर भी देनी होगी। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है आदेश की एकता, यानी कि जहाँ पर भी 50 या 60 लेबर काम कर रहे हो तो वहाँ पर ठेकेदार यानी कि सुपरवाइजर एक होना चाहिए। अगर एक सुपरवाइजर होगा जो उनको ऑर्डर देगा तो फिर लेबरों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमें कौन से अपने सुपरवाइजर का ऑर्डर मानना है, कौन से हम सुपरवाइजर का ऑर्डर नहीं माने। तो हमेशा बॉस एक होना चाहिए। अगला नेक्स्ट हमारा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट मीन्स देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सम ऑब्जेक्टिव्स। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश या आदेश की एकता। अगर हमारे ग्रुप में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो पूरे के पूरे हमारे ग्रुप का एक ही प्लान होना चाहिए और हमारा जो बॉस है या फिर जो हेड है हमारा एक ही होना चाहिए। हम सब एक ही दिशा में काम करें। जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं तो 11 के 11 खिलाड़ी एक ही दिशा में काम करें टीम को जिताने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट given by Taylor. Explain the principle of scientific management given by Taylor. टेलर के जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत थे उनको हमें समझाना है, उनके हमें सिद्धांत बताने हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। किसी भी काम को करने से पहले ये एक अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमें काम करते समय कितना पैसा लगेगा, कितने आदमी लगेंगे और कितना टाइम लगेगा। बस इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू द टेलर, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वर्क, टेलर के अनुसार काम को करने से पहले वी शुड हैव प्रिडिक्टेड अबाउट वर्क, हमें काम के बारे में सोचना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उस काम को करने में हमें कितना समय लगेगा, हाउ मच मनी इट रिक्वायर्ड, और काम को करने में हमें कितना पैसा लगेगा। दूसरा, फंक्शनल फॉरमैनशिप। टेलर introduced functional foremanship under the 8 boss scheme. टेलर ने ये कहा था कि जब भी हम कोई काम करवाएं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 8 बॉस की स्कीम अपनानी चाहिए। यानी कि हमारे जो ठेकेदार होते हैं, हमारे सुपरवाइजर होते हैं वो 8 होने चाहिए और 8 आदमियों को हम अलग अलग कार्य बांट दें तो काम अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। Taylor was the view that manager should accept the responsibility of planning, directing or organizing. Responsibility of management, इसमें ये लिखा हुआ है प्रबंध एक जवाबदारी है। Taylor was the view that manager should accept the responsibility. टेलर के नजरिए से जो मैनेजर होता है उसको अपनी जवाबदारी लेनी चाहिए।
जो मैनेजर वगैरह हैं उनको प्लानिंग यानी कि योजना बनानी चाहिए, उनको काम जिससे करवाना उसको आदेश निर्देश देने चाहिए। हमें काम को बनाने के लिए संगठन बनाना चाहिए, मैन मशीन मटेरियल और मनी, हमें इन सबको इकट्ठा करना है, तभी हमारा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बन पाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट पीस वर्क सिस्टम। In this method, efficient and inefficient workers are paid at different wages rate. Wages should be based on performance. टेलर कह रहे हैं कि जब हम काम को वैज्ञानिक तरीके से करें ना, तो हमारा जो मजदूरी देने का जो सिस्टम है ना, ये तरीका वो बदल जाना चाहिए। इसमें हमें पीस वर्क सिस्टम अपनाना चाहिए। पीस का मतलब होता है कार्य के हिसाब से मजदूरी। जो आदमी जितना काम करेगा हम उसको उतनी मजदूरी देनी चाहिए। इससे हम अपने कुशल और अकुशल कारीगरों में अंतर कर सकते हैं। जो आदमी ज़्यादा माल बनाएगा उसको हम ज़्यादा सैलरी या मजदूरी देंगे, और जो आदमी हमारा कम काम कर रहा होगा या कम स्पीड से काम कर रहा होगा तो हम उसका पीस यानी कि जो उसने काम किया है वो गिनेंगे और उसको हम उसी हिसाब से पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इट गिव द मैसेज टू एवरी वर्कर दैट इंस्टीट्यूट इज फॉर यू एंड यू आर फॉर इंस्टीट्यूट। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब हमारे कारीगर या हमारे लेबर हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें उनके माइंड को बदल देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि फैक्ट्री मजदूरों के लिए है और मजदूर फैक्ट्रियों के लिए है। हम सब लोग एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह कार्य कर रहे हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण। लिबराइजेशन का मतलब होता है नरमीकरण या फिर उदारीकरण, थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, पूरा विश्व अब एक छोटा सा ग्लोब बन गया है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग होता है काम को नए तरीके से करना। मॉडर्नाइजेशन मीन्स अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन and use of most of the date machines and equipment so that the cost of the production may be reduced and quality of product may be improved। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है काम को हम इस तरीके से करेंगे या हम काम करने की जो विधि है, वो जो मेथड है, वो हमारा इस तरह से हम अडॉप्ट यानी कि अपनाएंगे कि हमारा जो माल बन रहा है उसकी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की जो लागत है उसको हम कम से कम करें और हमारे माल की जो क्वालिटी है उसको हम अच्छे से अच्छा कर सकें। नेक्स्ट, लिबराइजेशन। लिबराइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। लिबराइजेशन मीन्स रिमूविंग अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। लिबराइजेशन का मतलब होता है सरकार ने जो अनावश्यक पाबंदियां लगाई थी, जो रोक टोक लगा रखी थी बिजनेस या व्यापार पर, वो सब चीज़ें हटा दी। सरकार ने ज़्यादा बिजनेस करने के लिए लाइसेंस दिए लोगों को। जो टैक्स लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, टैरिफ, उसको सरकार ने कम कर दिया। सरकार ने समुद्री रास्ते खोल दिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो इंडिया में आ सकती है और अगर इंडिया की कोई कंपनी बाहर जाना चाहती है तो वो बिजनेस करने के लिए बाहर जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है वैश्वीकरण। पहले लोग गांव में रहते थे, सामान की अदला बदली कर लेते थे, फिर धीरे धीरे गांव के लोगों ने शहर से और शहर के लोगों ने गांव से बिजनेस करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो पूरी दुनिया है वो आपस में बिजनेस करती है। आजकल हम लोग ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं उसी को हम ग्लोबलाइजेशन का भी एक नाम दे सकते हैं कि आजकल पूरी की पूरी दुनिया एक छोटा सा ग्लोब बन गई है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमीज। हमारी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको हमें दुनिया की दूसरी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे मिलाना है। इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, फाइनेंस, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में जो टेक्निक है या फिर जो दूसरे देशों की टेक्निक है वो हमें सीखनी है। हमें अपना पैसा दूसरे देशों में लगाना है या फिर कोई दूसरा कंट्री या दूसरा देश हमारे इंडिया में पैसा लगाना चाहता है तो उसको हम वो चांस देंगे। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग होता है निजीकरण करना। गिविंग ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया, पहले हमारे इंडिया में सिर्फ सरकारी सेक्टर ही हुआ करते थे। सरकार सारे सेक्टर नहीं इतने अच्छे से संभाल पाती थी और देश की जो ग्रोथ होती थी ना वो भी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। इसलिए सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया। सरकार ने सब चीज़ों का निजीकरण कर दिया। सरकार ने 6 या 7 बिजनेस ऐसे अपने पास रख लिए हैं जो सरकार ही कर सकती है, वरना बाकी के सारे बिजनेस अब प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए हैं ताकि देश
ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके। आज हमारा 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस बाय द गवर्नमेंट अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। जब सरकार ने नई नई आर्थिक नीति अपनाई थी तो 1991 में हमारे देश में क्या बदलाव आया, हमें ये चीज़ पढ़नी है। पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म्स ड्यू टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन फर्म्स। जब 1991 में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी तो सरकार ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाया और इसमें सरकार ने विदेशी कंपनियों को भी इंडिया में आने की परमिशन वगैरह दे दी। तो नई आर्थिक नीति से हमें या हमारी जो इंडिया की कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं उनको जो फॉरेन की जो कंपनियां थी उनसे कंपटीशन करना पड़ा, या हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के माल को यानी गुड्स को विदेशी माल या गुड्स से कंपटीशन करना पड़ा। नेक्स्ट, द प्रोडक्टिव यूनिट्स आर मोर एफिशिएंट एंड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। द प्रोडक्टिव यूनिट्स आर मोर एफिशिएंट। जो हमारी माल बनाने वाली फैक्ट्रियां या कंपनियां थी उनको ज़्यादा फोकस किया गया और उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाई गई। सरकार ने सब्सिडी वगैरह दे करके उन फैक्ट्रियों को जो माल बना रही हैं उनको और अच्छा बनाया और उनका प्रोग्रेस किया। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है टू यूटिलाइज ग्लोबल रिसोर्सेज फॉर इंडियन डेवलपमेंट। भारत के विकास के लिए हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, मैन मशीन मटीरियल मनी, इसका हमने बढ़िया तरीके से यूज़ किया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स बाय गिविंग देम ए वाइडर चॉइस। अब इंडिया में क्या होता है, सारे का सारा जो गुड्स होता है ना वो हमारे इंडिया का भी बन रहा है और फॉरेन कंट्री भी हमारे इंडिया में माल बना रही है। तो यहाँ के जो कस्टमर थे अब उनके पास चॉइस बड़ी ज़्यादा हो गई है। अब वो इंडिया का भी सामान खरीद सकते हैं और फॉरेन का भी माल खरीद सकते हैं। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएटिंग टफ चैलेंजेस फॉर द स्मॉल फर्म्स। बहुत तेज़ी से जो टेक्निकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जो इंडिया में तकनीकी वातावरण जो बदली हुआ, उसका इंडिया के जो छोटे छोटे बिजनेस या फर्म्स थे उनको काफ़ी सामना करना पड़ा। आज का हमारा जो लास्ट और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, व्हाट इज द मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। आप व्यावसायिक वातावरण से क्या समझते हैं? ए बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। व्यवसायिक वातावरण में हम उन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो बिजनेस के बाहर के मामले होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नोटबंदी हुई थी या जीएसटी हुई थी, तो ये गवर्नमेंट ने की थी, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये बिजनेस के बाहर के मैटर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। ठीक, आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक एक्सप्लेन किया है मैंने आपको। आप इन क्वेश्चनों के बढ़िया तरीके से रिवीजन करना। कल हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे।